तो आज के आपके करंट अफेयर्स 23 अगस्त 2021 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है मोपला रिबेलियन या जिसे मालाबार रिबेलियन कहते हैं। देखो, इससे पहले क्या था कि आपके मोपला रिबेलियन में जिन्होंने पार्ट किया था, ये ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था 1921 में। ठीक है, इसकी जो डेट मनाई जाती है ये 20 अगस्त 1921 को हुआ था। इसे ना इससे पहले फ्रीडम फाइटर्स, इसमें जिन्होंने पार्ट लिया था, जिन्होंने ये रिबेलियन किया था, उन्हें फ्रीडम फाइटर का जैसे इंडिया में जो कोटा मिलता होता है और सारी फैसिलिटीज मिलती होती हैं, वो इसमें भी मिलती होती थी। ठीक है, जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पर अब सरकार ने जो 387 जो इसके पूरे मोपला के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, उनका नाम हटाने का फैसला कर लिया है। ठीक है, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन्होंने एक भी, ये जो पूरी मूवमेंट थी ना, इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है क्योंकि कहीं पे भी ब्रिटिश के खिलाफ कोई नारे नहीं लगे हैं। ब्रिटिश इन स्पेसिफिक, मतलब ब्रिटिश ऑब्वियसली टारगेट जरूर हुए हैं, पर ये मूवमेंट ना अलग ही टर्न ले गई थी। वो टर्न क्या ले गई थी, ये एक कम्युनल राइट बन गए थे। यहां पे धर्मों में आपस में लड़ाई हो गई थी। हुआ क्या था, ये मोपला जो है मालाबारी, आपके केरला के इलाके की बात है। वहां पे आपके ब्रिटिश ने क्या किया, वहां पे जो ज्यादातर आपके पीजेंट्स थे, जो आपके किसान थे, वो ना मुस्लिम थे। और वहां पे जिन्हें इंचार्ज बनाया रेवेन्यू लेने का, ठीक है, आपके जो जमींदार हो गए, वो ज्यादातर जमींदार भी और आपके मनी लेंडर्स भी वो ज्यादातर हिंदू थे। तो एक्चुअली हुआ क्या, सारा सिस्टम तो ब्रिटिश का एस्टैब्लिश किया हुआ था और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि किसानों को लूटा जा रहा था, रेवेन्यू इतना ज्यादा डिमांड किया जा रहा था। एक टाइम पे तंग आके आपके किसानों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करके आपके मनी लेंडर्स और जमींदार को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। पर स्टार्ट तो ये हुआ, उसके चलते हुए आपके बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे भी कब्जा कर लिया, पोस्ट ऑफिस पे भी बहुत ज्यादा बड़ा रिबेलियन और वायलेंट रिबेलियन हुआ था ये। पर इस सारी चीजों के चलते चलते आपके एक टाइम के बाद ये सारा फोकस इस चीज से हट गया कि ब्रिटिश के खिलाफ है लड़ाई, और इस चीज का इश्यू बन गया कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। तो वहां उस इंसिडेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि शुरुआत में ये हिंदू मुस्लिम राइट थे, पर बाद में क्योंकि हिंदूज ने इश्यू बना दिया कि मुस्लिम्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुस्लिम्स ने ये इश्यू बना दिया कि हिंदू हमें सप्रेस कर रहे हैं, वो दबा रहे हैं हमें, और वो कह रहे हैं कि वो हम पे हमला कर रहे हैं। तो आपस में कम्युनिटीज लड़ पड़ी थी। तो मोपला रिबेलियन, याद रखना कि किसान मुस्लिम थे और जो अपर पोजीशन संभाल रहे थे वो सारे हिंदूज थे। इसके कारण एक कम्युनल राइट होने लग गए थे। ठीक है, अब इसी चीज के चलते जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ केरला है ना, वो इन्हें रिकॉग्नाइज करती है एज अ मार्टर, शहीद जिसमें मारे गए। पर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लिस्ट से हटा दिया है कि हम इन्हें मार्टर नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनल इंसिडेंसेस ज्यादा थे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी मूवमेंट ऐसी थी, स्टार्टिंग में तो आपके जैसे गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था कि जो आप लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो एक तरह से अपनी, जो आपके ऊपर अप्रेसिव चीजें लग रही हैं वो, पर इनिशियली। ठीक है, बाद में उन्हें अपनी सपोर्ट वापस उन्होंने ले ली। ठीक है, ये जो मूवमेंट थी 1921, ये क्यों सिग्निफिकेंट है? इस टाइम इंडिया में कौन सी मूवमेंट चल रही थी? नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। तो उसका भी असर, मतलब खिलाफत के इशू भी, मतलब खिलाफत के लोग भी यहां जुड़े थे। तो इस कारण ओरिजिनली इसीलिए सपोर्ट थी, क्योंकि इसे ओरिजिनली माना गया कि जैसे इंडिया में ये बाकी जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ये भी वैसे ही हो रही है। पर बाद में जो ये कम्युनल टोन लेगी, हर रिलीजियस हर लीडर ने इसके साथ अपना नाता तोड़ दिया कि हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, हम नहीं करवा रहे। तो इसके कारण मोपला में ये सब कुछ हुआ। इसके जो सबसे मेन लीडर्स थे, अली मुसिल्लर और वरियन कुनात सिद्दी कोया, ये तीन के बस नाम याद रख लेना, बाकी नहीं। ठीक है, ये बस फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई थी जो हिंदूज कंट्रोल करते थे। फ्यूडल सिस्टम होता है जहां पे
किसान होते हैं और किसानों से रेंट कोई और वसूल रहा होता है, ठीक है। एक जमींदार हुआ और नीचे बहुत सारे किसान हुए। ये जो सिस्टम है ये फ्यूडल सिस्टम, इसके खिलाफ लड़ाई थी, पर बाद में जो रिलीजियस टोन लेगी इस कारण ये बदनाम होगी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो लास्ट है, वेगन ट्रेजेडी किस इंसिडेंट से जुड़ी हुई है? वेगन का मतलब होता है वो गाड़ी, ठीक है। अब हुआ क्या था, आपके 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सेंट्रल प्रिजन में लेके जा रहे थे, पर ये वही ब्लैक होल इंसिडेंट्स की तरह इतने लोग एक सिंगल ब्लॉक में भर दिए थे कि उनमें से 90 में से 67 की डेथ हो गई सफोकेशन के कारण, ठीक है। साथ साथ इतने ज्यादा भर दिए कि उन सबकी डेथ हो गई। इसके कारण ये बहुत बड़ा इंसिडेंस ये भी बना था कि मोपला में जो गिरफ्तार किए गए थे उनमें से कितने लोग मर गए, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेगन ट्रेजेडी किस इंसिडेंट से जुड़ी हुई है, तो उसका आंसर होगा मोपला या मालाबार, ठीक है। आजकल जो यूपीएससी, इन स्पेसिफिक यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी का जो ट्रेंड है उसमें खासकर आपके जो ये रिबेलियन या ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस कारण लास्ट ईयर जैसे आपके करंट अफेयर्स में वो था, और करंट अफेयर से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। लास्ट ईयर ना आपका वो झारखंड का रिवोल्ट था, हाँ हाँ, मुंडा रिवोल्ट था, उसका दूसरा नाम उल्ग रिबेलियन, ठीक है। और यही मुंडा रिबेलियन का ही क्वेश्चन आया था और वो करंट अफेयर में था लास्ट ईयर, ठीक है। उससे कुछ साल पूरे हुए थे तो इस कारण वो करंट अफेयर में आया था। तो ऐसे ही आपको ये आ सकता है, उसमें वेगन ट्रेजेडी पूछ लेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इंडिया में बहुत ही खतरनाक एक्ट, जिसे शॉर्ट में UAPA भी कहते हैं, ठीक है। ये UAPA, ये जो एक्ट है, पहले तो न्यूज क्या है देखो, आपके ना कश्मीर के अंदर ना एक सेक्शन है जिन्हें कहते हैं हुर्रियत। ये हुर्रियत कौन है? ये हुर्रियत ऐसे लोग हैं जो वायलेंस नहीं करते, पर ये इंडिया से कश्मीर को अलग करवाना चाहते हैं। तो आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी वैसे क्या रही थी इससे पहले कि जो हुर्रियत के लीडर्स हैं हम इनसे बातचीत करके इन्हें अपनी साइड रखें। तो इसके चलते हुए हम इन्हें बहुत सारे पैसे भी देते थे कि चुप रहो, शांत रहो, ठीक है। पर ये तब भी कश्मीर में ना बहुत लोगों को भड़काते हैं। कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस इन्होंने करवाई है, मतलब वायलेंस नहीं भड़काते, पर वैसे ही कि बंद ऑर्गेनाइज करेंगे कि सारी मार्केट बंद रहेगी, ठीक है, बाइकआउट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं के ही आगे फॉलोअर्स ने पत्थरबाजी और ये सब कुछ के भी इनके ऊपर इल्जाम है कि यही करवाते हैं, ठीक है। जो हम इन्हें पैसे देते हैं चुप रहने के लिए वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही वापस आ रहे हैं। तो इस कारण सरकार ने इनके पैसे भी बंद कर दिए थे। जब कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया तो पैसे भी बंद कर दिए, और उसके बाद अब हुर्रियत को, पूरे जितने भी हुर्रियत लीडर हैं, ये जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, इन सबको एक तरह से अब बैन करने लगे, यानी कि इन सबको भी एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और इन्हें कोई भी, इनके जो फंड्स हैं, इनके जो पासपोर्ट्स हैं, सब कुछ सील कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये तब भी प्रैक्टिस कैरी ऑन करते हैं तो फिर अरेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हाउस अरेस्ट पे डाले हुए हैं, ये सारे बाहर नहीं है, इन सबको हाउस, जब से यूनियन टेरिटरी बनी है इन सबको हाउस अरेस्ट पे डाला हो, ये बाहर है ही नहीं, ठीक है। पर बस प्रॉब्लम ये आती है कि इन्हें मरने नहीं दे सकते, नहीं तो सरकार का बस चले वो मार भी देने, ठीक है। मार इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत है कश्मीर में, और यही एक सेक्शन है, मतलब दूसरा रीजन है इन्हें मारते क्यों नहीं है, क्योंकि यही एक सेक्शन है जो एटलीस्ट बात करने को तो तैयार है, बाकी तो वायलेंस पे ही है। तो इस कारण भी इन्हें जिंदा रखा जाता है, ठीक है। तो और इनका जो इन्फ्लुएंस है पूरे एरिया में वो बहुत बड़ा है। अगर बाई चांस इन्हें कुछ भी हो गया तो बहुत बड़े स्केल पे दंगे भड़क जाएंगे।
इस कारण इन्हें स्टेबिलिटी से वहां रखना बहुत जरूरी है। तो घर के अंदर बस बंद कर देते हैं और ना किसी को मिलने देते हैं ना कुछ, मतलब आजकल बंद है, हाउस अरेस्ट पे। ये भी ऐश ही कर रहे हैं, इनके बच्चे सारे फॉरेन में सेटल्ड हैं, ठीक है। कम से कम भी बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना हुआ है इनके लिए, ठीक है, कि वहां भड़काएंगे। पाकिस्तान भी इन्हें पैसे देता है, इंडिया भी इन्हें पैसे देता है, तो अगले दोनों साइड से कमा रहे हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है कि लोगों को भड़काई जाओ, खुद पैसे कमाई जाओ। खुद का एक भी बच्चा कश्मीर में नहीं है किसी का भी। अगर तुम इतनी ज्यादा वो हो, कश्मीर को लेके सीरियस हो, तो तुम्हारे बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, करवाओ फिर उन्हें भी वहां पे। तुम जो बाकियों को भड़का रहे हो, खुद अपने बच्चों को सबसे आगे करो। तुम्हारे बच्चे यूएई में क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं, अमेरिका में क्या कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो वहां पे कोई कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं। काम तो तुम इंडिया के लिए कर रहे हो, इंडिया की कंपनी में कर रहे हो, अब फिर यहाँ क्या हो गया। तो ये जो एक्ट है, पर ये एक्ट ना बदनाम भी बहुत है। कई बार ये लोगों के खिलाफ फालतू में ही लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जितने सुप्रीम कोर्ट के आगे केस आए हैं ना, 99% केस आपके पुलिस ने झूठे केस डाले हुए। इसमें होता क्या, ये नॉन बेलेबल है, बेल नहीं हो सकती, ठीक है। तो कोई भी जो सरकार के अगेंस्ट बोलता है, किसी लीडर के अगेंस्ट बोलता है, ठीक है, उसके ऊपर उठा के इसकी धाराएं लगा देते हैं। फिर क्या है, अगले बंदे की बस हरासमेंट है और एंड में निकलता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पर्सन, ये किस किस के ऊपर वैसे लग सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कमिट करता है या पार्टिसिपेट करता है कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म में, प्रिपेयर करता है किसी को टेररिज्म के लिए, प्रमोट करता है टेररिज्म, या किसी भी तरीके से टेररिज्म में इन्वॉल्व है। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये आखिरी दो, ये बहुत ही बड़ी बन जाती है। प्रमोट टेररिज्म तो सरकार इस चीज को भी कहती है कि तुमने सरकार के अगेंस्ट जो तुम बोल रहे हो, तुम लोगों को भड़का रहे हो सरकार के अगेंस्ट, वो भी टेररिज्म है। तो आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट हो गए या जो आपके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं लोग, उनके खिलाफ उठा के ये डाल देते हैं, ठीक है। तो ये है मिसयूज इन एक्ट्स का। तो इस तरीके से ये काम करता है। क्लियर है? सबके लिए, इंडिया के अंदर किसी के लिए भी, ठीक है। एनआईए को ये पावर देता है। इंडिया के अंदर कोई भी टेररिज्म का केस इन्वेस्टिगेट कौन करता है, वो एक एजेंसी बनाई गई है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कहीं पे कोई भी टेररिज्म का इससे जुड़ा हुआ मामला होगा, कहीं कोई ब्लास्ट के कोई मिले या कोई सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, या कहीं पे कोई पैसे अरेंज करता हुआ टेररिज्म के लिए पकड़ा गया है, एनआईए हमेशा तुम देखोगे उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी। चाहे किसी भी पुलिस ने पकड़ा हो, इन्वेस्टिगेशन उसकी एनआईए करेगी, ठीक है। ये इंडिया में ये एक एजेंसी बनाई हुई है। देखो इंडिया में हर एजेंसी का अलग अलग काम है। एनआईए का ये काम है टेररिज्म से करना, जो आपकी वो एजेंसी है विजिलेंस, उसका काम है करप्शन से डील करना। सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन होती है वो करप्शन के लिए होती है। उसके बाद जो सीबीआई है वो कोई भी स्पेशल केस और उन चीजों के लिए बनी है। फिर आपकी एक नारकोटिक्स भी अलग से है, वो ड्रग्स के लिए है, ठीक है। फिर आपकी दो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक आईबी और एक RNAW, इसे वैसे रॉ कह देते हैं, वो रॉ नहीं है, RNAW, ठीक है। रॉ का मतलब होता है कच्चा, तो इस कारण कोई भी पर्सन उसे एक्चुअली गवर्नमेंट में रॉ नहीं बोलता, वो सिर्फ मूवीज में ही बोलते हैं, असली में उसे RNAW ही बोला जाता है। हमारे न्यूज एंकर्स का भी तो अनपढ़ ही है सारे, ठीक है। हाल तो उनके बेहाल है। अगर प्रॉपर राज्यसभा टीवी सुनोगे ना, वो बोलते हैं RNAW, वहां पे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। अगर कभी न्यूज सुननी है तो सिर्फ राज्यसभा टीवी सुना कर, यूट्यूब पे भी चैनल है और वहां पे भी। कोई मिनिस्टर्स, कोई मंत्री, कोई MP MLA किसी को नहीं बुलाते, ना कोई धर्म के लीडर को बुलाते हैं। प्रॉपर पढ़े लिखों की डिबेट्स जो है ना, वो राज्यसभा टीवी पे होती है,
ठीक है, वहां बैठे होंगे एक्स ब्यूरोक्रेट्स, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी रहा है, कोई किसी कंट्री का एम्बेसडर रहा है। ठीक है, तो अगर, क्योंकि जिस फील्ड में तुमने जाना है वो यही तो लोग हैं, ठीक है, उनकी पढ़ी लिखी बातें सुनोगे, ऑब्वियसली तुम्हारा भी माइंडसेट वैसे डेवलप होगा। तो जब भी फ्री होते हो, राज्यसभा टीवी पे कोई ना कोई प्रोग्राम आ रहा होगा और उसमें पैनल जो बिठाया होता है वो सारे पढ़े लिखे लोगों का होता है। ठीक है, बहुत ही हाईली स्किल्ड लोग होंगे और वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जैसे अगर लेट्स सपोज तालिबान अफगानिस्तान पे बात हो रही है, जैसे अगला जो करंट अफेयर है, अगर कभी तालिबान और उसका इंडिया पे क्या असर पड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि रफली कोई भी एक कांग्रेस का मिनिस्टर एक बीजेपी का मिनिस्टर उठा के बिठाए हुए हैं और आपस में लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोली जा रहे हैं। यहाँ बिठाए होंगे कोई जो पहले अफगानिस्तान का अम्बेसडर रह चुका होगा, कोई अमेरिका का अम्बेसडर रह चुका होगा, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी, कोई डिफेंस के फील्ड में ही रिसर्च कर रहा होगा। तो बहुत ही पढ़ी लिखे पॉइंट्स पेश करते हैं और एक दूसरे के पॉइंट काट भी नहीं रहे होते। ऐसा नहीं होता कि तुम चुप करो तुम चुप करो। ठीक है, एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा फिर पहला बोलेगा, बहुत ही पीसफुल, और ना ही वो बीच में एड्स आती हैं। तो बिल्कुल सर प्योरली न्यूज देखोगे। ठीक है, सरकार का अपना चैनल है और बहुत ही बेहतरीन चैनल है। फेमस नहीं है क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सिवा इस चैनल को कोई जानता ही नहीं है। पर अगर तुमने इस चैनल को देखना शुरू कर दिया, तुम्हारी एक साल के अंदर जो सोच बन जाएगी ना, वही मेंस है वही प्री है। और आर्ट एंड कल्चर की बात करूं, जो ब्रेक आती है ना, 30 सेकंड में तुम्हें कोई ना कोई आर्ट एंड कल्चर की चीज बताएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज सांची स्तूपा उठाया, सांची स्तूपा में ये है, इसके सेंटर में ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये 30 सेकंड की ये ब्रेक है, फिर वापस शो। हाँ बिल्कुल, कोई डांस फॉर्म दिखाएंगे, कभी कोई हमारे इंडिया के कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दिखाएंगे, ऐसी चीजें शो करते हैं। तो अगर तुम लगातार भी देखते रहोगे ना, फ्री बैठे हो नहीं पढ़ने का मन है, राज्यसभा टीवी देख लो। टीवी पे भी आता है, यूट्यूब पे अपना चैनल भी है इनका, लाइव चल रहा होता है वो भी, सारे प्रोग्राम रिकॉर्डेड अलग भी होते हैं, लाइव भी चल रहा होता है। ठीक है, तो जब भी फ्री हो कोई भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए, मैं कहता हूँ, मुझे पता है वीडियोस और भी देखते होगे, पर उन वीडियो से हमेशा बेटर है कि राज्यसभा टीवी देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हाउ मच बेटर तुम्हारी नॉलेज होती जा रही है। हाँ, जो मैंने आपको एक सीजन भी है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, मैं वो सीजन बाकियों को भेजूंगा, एक प्लेलिस्ट है संविधान। जैसे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, उसकी डिबेट्स हैं वो। उन्होंने क्या किया है, वो सारी की सारी रीडिजाइन की है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था अंदर क्या बहस हो रही थी, तो हमने हर प्रोविजन को लाने से पहले क्या सोचा, कौन क्या कह रहा था, और इंडिया के अंदर माहौल किस चीज का था, वो पूरा कवर करते करते वो बनाते हैं। तो तुम्हें जब पॉलिटी पढ़ते हो अंडरस्टैंडिंग बहुत सपोर्ट करती है। ऐसे ही और भी उनके प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक बिग पिक्चर करके प्रोग्राम है, वो रोज जो कोई बड़ा इश्यू होगा उसे दिखाते हैं। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट पेपर में आता है, उसके लिए वो आता है साइंस रिपोर्टर, उसमें कोई ना कोई साइंस की चीज दिखाएंगे। उसके बाद डिफेंस का भी उसमें प्रोग्राम है, जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के भी प्रोग्राम है, इंडियन इकोनॉमी का भी प्रोग्राम है। तो जो आपका सारा सिलेबस है ना, वो सिलेबस का करंट अफेयर पार्ट पूरी डिटेल में मेंस के अकॉर्डिंग एक तरह से करवा रहे होते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। कश्मीर, हाँ बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री एक शो बनाया था जी वालों ने। हाँ बिल्कुल, पर मैं ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग जैसे ये बता रहा हूँ, ये चीज इसलिए। फिर एक पहले इन्होंने वो भी शुरू किया था, मुझे पता नहीं, आजकल मुझे देखने का टाइम नहीं लगता, एक प्रोग्राम आता था कॉन्स्टिट्यूशनली योर्स। ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, पहले इंग्लिश में आएगा, कुछ ही घंटे बाद हिंदी में भी आएगा। ठीक है, अलग अलग पैनल के लोग होते हैं, इंग्लिश में डिस्कशन होंगी, वहां पे हिंदी में डिस्कशन होंगी, पॉइंट्स इंग्लिश और हिंदी फिर उसी प्रोग्राम में लिखे आते हैं। तो उसके बाद क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली योर्स में क्या था कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर के जो आर्टिकल्स हैं
आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, और उसमें बिठाते होते थे ये किसी ना किसी, जो प्रोग्राम हफ्ते में एक बार आता होता था, वो किसी ना किसी हाई कोर्ट में अरेंज करते थे, और हाई कोर्ट के जजेस का पैनल बनाते थे। तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बैठा हुआ है, उसके साथ बाकी आपके जजेस बैठे हुए हैं, तो जजेस से डायरेक्टली तुम्हें व्यूज आ रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज बताते हैं। तो जब भी फ्री बैठे हो देख लिया करो, ठीक है, बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है फोर्थ इवैक्यूएशन फ्रॉम काबुल सिंस 1992 बाय इंडिया। इंडिया जो अभी आजकल सारी एम्बेसीज अपने लोगों को निकाल रही हैं अफगानिस्तान से, इंडिया अगर 1992 से बात की जाए, इंडिया 4 बारी अपनी एम्बेसी खाली कर चुका है, ये चौथी बारी है कि इंडिया अपनी एम्बेसी खाली कर रहा है, ठीक है। ये बार बार कोई ना कोई इंसिडेंसेस हुए जहां पे आपके बार बार सिक्योरिटी का थ्रेट बन जाता है, ठीक है। 1992 में जब आपकी सोवियत यूनियन 1991 में आपके ना सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था। सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में क्या रोल था? सोवियत यूनियन फंडिंग देता था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, जिसके पैसे से वहां की सरकार टिकी पड़ी थी, किसी तरीके से तालिबान से रोक के बैठी हुई थी। पर जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, साथ के साथ तालिबान फैल गया। तो उसके चलते हुए इंडिया ने भी अपने सारे मिशन, तब तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान सबने खाली कर दिए थे। उसके बाद कुछ सालों बाद इंडिया ने फिर, तालिबान का रूल ही था, ठीक है, मतलब तालिबान का रूल आसपास के देश, पूरे देश में फैल गया था काबुल को छोड़ के। तो इंडिया ने फिर अपना काबुल के अंदर मिशन शुरू कर लिया था, दोबारा से मतलब एम्बेसी खोल ली थी। पर 1996 में क्या हुआ, तालिबान काबुल में भी घुस आया, और जो वहां के प्रेसिडेंट थे, नाम था उनका, 1996 में, हाँ, नजीबुल्ला। नजीबुल्ला को इस बारी प्रेसिडेंट क्यों भाग खड़ा हुआ अशरफ गानी? क्योंकि हिस्ट्री में क्या हो चुका है, 1996 में जब आपका तालिबान काबुल में घुसा था ना, उन्होंने जाके प्रेसिडेंट को पकड़ा, प्रेसिडेंट और उनके भाई को, दोनों को क्या कहते हैं, चौंक पे फांसी दी थी और लटकाए रखा था। तो उन्हें पता था फिर वही ना कर दे, तो टाइम से ही भाग खड़े हुए, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में हो चुका है। उसके बाद तालिबान का रूल चलता रहा, ठीक है। फिर 2001 में जब अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तब हमने फिर से ओपन कर ली थी, और अब हमें फिर बंद करनी पड़ रही है। तो हिस्ट्री में बार बार ये इंसिडेंसेस हुए हैं। बस इस बारी फर्क क्या आ रहा है, इस बारी आपकी जो ये रशिया, यूएसए, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, इस बारी ये तालिबान को बैन करने की जगह, पहले क्या होता था, तालिबान से सारे रिश्ते तोड़ देते थे। जो 1996 से लेके 2001 तक की जो सरकार चली है ना तालिबान की, इसे सिर्फ 3 देश रिकॉग्नाइज करते थे। उस सरकार को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था, सिर्फ पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, सिर्फ ये 3 देशों ने रिकॉग्नाइज किया हुआ था, और किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, ठीक है। तो इस कारण सारी दुनिया में ना फिर तालिबान के मतलब किसी के साथ कोई फॉरेन रिश्ते थे कुछ, बल्कि इंडिया ने इस पीरियड के बीच में एक अलग अलायंस थी जिसे कहते थे नॉर्दर्न अलायंस, अब ये फिर से बन रही है, ठीक है। ये जो नॉर्दर्न अलायंस है, इसके लीडर थे आपके सालेनी, और क्या नाम था, मसूद, पूरा नाम कुछ और भी था, उनके बेटे का भी अभी ये नाम है, इस कारण एक ना आपके हैं जी, 3 वर्ड्स का नाम है, ठीक है। तो मैं वैसे बताता हूँ, एक ना आपके अफगानिस्तान में वैली है जिसे कहते हैं पंजशीर वैली। ये वैली ऐसी है, इस वैली के ऊपर आज तक ना, जब सोवियत ने हमला किया था आपके इन पे, ना सोवियत कब्जा कर पाए थे। उसके बाद जब तालिबान ने ये पूरी सरकार चलाई है ना 1996 से 2001, अब तालिबान के कंट्रोल में पूरा अफगानिस्तान था पंजशीर वैली को छोड़ के,
और अभी भी तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पे रूल है, सिर्फ पंजशीर को छोड़ के। पंजशीर में कंट्रोल बना ही नहीं पाते। पंजशीर में जो आपके वहां पे मसूद, इनका जो पूरा नाम था, मुझे पूरा नाम भूल गया, उनका क्या कहते हैं, बहुत तकड़ा होल्ड था। उन्होंने हमेशा हर इन्वेडर को बाहर रखा है, ठीक है। तो पंजशीर किसी के हाथ नहीं आती, बहुत ही मुश्किल टेरेन है, पहाड़ी पहाड़ है और बहुत ही नैरो वैलीज है, तो निकलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इस कारण आपके पंजशीर अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं है। पर अब तालिबान हमेशा से ज्यादा ताकतवर अब आया है, हर वेपन तालिबान के पास है। अब अफगानिस्तान की जो आर्मी थी उसे सारे वेपन तो अमेरिका ने अब दिए थे, सारे वेपन अगले छोड़ के भाग गए हैं, सारे वेपन तो अब तालिबान को ही मिल गए हैं। कई तो वही आर्मी के लोगों को अब तालिबान ने अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है। उन्हें बोला है कि अब हमारी ही फोर्स का पार्ट बन जाओ। तो वेपन्स, टैंक्स, अमेरिका की ट्रक से लेके जो उनकी हमवी हैं गाड़ियां, सब कुछ तालिबान के पास है। अब देखो क्या बनता है पंजशीर। वो फिर से अब कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फंडिंग जोड़ सके। 1996 से लेके 2001 तक इंडिया तालिबान को सपोर्ट नहीं करता था पर हमने ये नॉर्दर्न अलायंस को बहुत फंडिंग दी थी, फंडिंग, वेपन, हर चीज हमने प्रोवाइड की थी। तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता था, नॉर्दर्न अलायंस को हम सपोर्ट करते थे, ठीक है। यही नॉर्दर्न अलायंस थी। इसका लीडर जो था ना, मुझे उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, मुझे देखने दो। अहमद शाह मसूद, हाँ ठीक है, अहमद शाह मसूद, बिल्कुल। अहमद शाह मसूद जो लीडर था ना, वो बहुत ही स्मार्ट था। उसने स्टार्टिंग में कोशिश भी की थी कि तालिबान के साथ मिलकर सरकार बना लें, पर तालिबान की यही ईगो थी उस टाइम पे भी कि हम जीते हैं सारी देश को, हम ही रूल करेंगे। तो अहमद शाह मसूद ने बस अपना एरिया रखा पंजशीर वैली का, बाकी सारा का सारा तालिबान के कंट्रोल में था। अहमद शाह मसूद ने जब 9/11 होना था ना उससे पहले ही बता दिया था कि ये जो अलकायदा इन्होंने पाला हुआ है तालिबान वालों ने, ये दुनिया के लिए खतरा बनेगा। इसी के चलते हुए 9/11 11 तारीख से, सितंबर की 11 तारीख, उससे 2 दिन पहले आपके अलकायदा ने ना अहमद शाह मसूद को मार दिया था। रिपोर्टर के बेहिस में बन के गए थे और वहां पे उसे मार दिया था। तो अब उसका बेटा आगे इस बारी उसके बेटे कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस डेवलप करने की, और देखो क्या बनता है, ठीक है, क्योंकि तालिबान को भी बहुत ताकतवर पहले से माना जा रहा है। नेक्स्ट जो है करतारपुर कॉरिडोर, इसके बारे में तो तुमने बहुत बार सुना होगा। इंडिया में इसकी बॉर्डर किस साइड को ओपन होती है? करतारपुर कॉरिडोर आपके गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने के लिए, जो पाकिस्तान साइड पड़ता है, यहाँ पे इस साइड पे कहां से जाते हैं लोग? अमृतसर। कौन से रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता है? रावी। रावी रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना रावी के लिए ये, ठीक है। ये अलग करंट अफेयर था, इसकी बाई चांस हेडिंग यहाँ पे रहेगी। शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य जो टेम्पल है ये आपके श्रीनगर में पड़ता है। अगर आप श्रीनगर में गए हो तो देखा होगा, नहीं गए तो कोई बात नहीं ये ना पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल टॉप पे, और ये श्रीनगर से दूर से दिखता है। श्रीनगर में वो टेम्पल जहां पे भी हो गई, टेम्पल दिखता है बिल्कुल ऊपर बना हुआ। तो इस सिक्योरिटी का भी यहाँ पे बहुत खतरा रहता है, क्योंकि हिंदू टेम्पल है और मिलिटेंट इफेक्टेड स्टेट है, इस कारण कभी भी हमला हो सकता है। इसी कारण बहुत ही हाई प्रोटेक्शन रहती है, बहुत दूर ही गाड़ियां भी रुकवा देते हैं। और अगर टेम्पल में जाना है, कोई फोन, कोई कैमरा, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं लेके जा सकता है, हर चीज सरेंडर करके जानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि तुम ऊपर जाकर कोई फोटो खींच लोगे, ठीक है, और नहीं खींच सकते, वहीं सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। ये जो टेम्पल है ये बहुत ही पुराना, मतलब जब एक्चुअली इस्लाम भी नहीं शुरू हुआ था आपके कश्मीर में, ये तब से बना हुआ है, ठीक है। इसे वैसे लोकली वहां पे बोला जाता है तख्ते सुलेमान, वहां लोकली श्रीनगर में इसे तख्ते सुलेमान भी बोला जाता है। ये एक शिव टेम्पल है जो
1000 फीट ऊपर, मतलब बिल्कुल टॉप पे है और पूरे शहर का व्यू है यहाँ से। ठीक है, ये टेम्पल एक आपके भक्ति सेंट रहे हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को लीड किया था, आदि शंकर। वो इस टेम्पल को उन्होंने विजिट भी किया था और वो यहाँ पे बैठ के उन्होंने भक्ति भी की थी, इस कारण भी ये फेमस है। ठीक है, और आपके एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन रहा है, हिस्टोरियन होता है जिन्होंने हिस्ट्री का सारा कंटेक्स्ट लिखा है। एक ना आपका हिस्टोरियन था कल्हाना, ये आपका कश्मीर का ही पर्सन था। इसने कश्मीर की पूरी हिस्ट्री लिखी है, कौन कौन राजा कब कब रहा है, कश्मीर में क्या हुआ है, मतलब पूरी ये 11th सेंचुरी में लिखी है। तो पहले 1100 ईयर तक जितनी भी कश्मीर की हिस्ट्री थी इसने सारी ट्रेस की, डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हैं और अपना एक अकाउंट लिखा है। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज मानी जाती है कल्हाना के ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि कश्मीर की पूरी हिस्ट्री सॉर्ट आउट करके रखी है। एक टाइम था जब कश्मीर आपके पंडितों के द्वारा ही ऑक्यूपाइड था, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह थी आपकी हिंदुइज्म की लर्निंग की। जो आपकी तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज भी हैं, चाहे वो बुद्धिज्म थी, मतलब वही आपके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के सारे पंडित आते होते हैं। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी पढ़ती है, अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, अब तो वो टूट चुकी है, सारी रूइंस ऑफ तक्षशिला है वो, ठीक है, बर्बाद हुआ है। पर वो जो है तक्षशिला दुनिया में फेमस थी वो यूनिवर्सिटी, वो भी आपके कश्मीर में पढ़ती थी, दूर दूर से लोग वहां पढ़ने को आते थे। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं कल्हाना लिखे हैं। कल्हाना इस माउंटेन को गोपाधारी कहता है अपने अकाउंट्स में, गोपाद्री। ठीक है, तो इस गोपाद्री भी इसी टेंपल के लिए रेफर किया गया है, तख्त सुलेमान भी इसके लिए रेफर किया गया है। ठीक है, और शंकराचार्य तो है ही इसके लिए। क्लियर है? अगली चीज है मालाबार नेवल एक्सरसाइज शुरू होने लगी है 26 से 29 तक। हमने इसे पहले पढ़ा है। देखो आपकी 4 कंट्रीज एक साथ आ रही हैं जिन्हें चाइना से खतरा है। इन्हें एक साथ, इन 4 कंट्रीज को कहते हैं क्वाड। क्वाड्रिलेटरल से वर्ड आया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 कोने। ठीक है, ये 4 कोने कौन से हैं? यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पहले क्या था, ये जो मालाबार एक्सरसाइज थी ना, ये जब शुरू हुई थी, ये 1992-3 के करीब शुरू हुई है। तब सिर्फ इंडिया और यूएसए इसे करते थे, सिर्फ 2 देशों से शुरू हुई। पर जैसे जैसे दुनिया में चाइना का खतरा बढ़ता जा रहा है, चाइना ने इन 4 देशों को तंग कर रहा है। तो एक तरह से इसलिए 4 देश एक साथ आ रहे हैं कि हम एक साथ मिलके चाइना का सामना कर सके। ठीक है, और इसी के चलते हुए आपकी धीरे धीरे मिलिट्री एक्सरसाइजेज और बाकी कोऑर्डिनेशन बढ़ती जा रही है। तो उसी का एक नतीजा है, जो इंडिया और यूएसए की ओरिजिनल एक्सरसाइज थी उसमें पहले तो जापान जुड़ गया और लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर अब बन गया। तो अब ये 4 देश मिलके एक साथ, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी नौसेना है, जो नेवी है, चारों नेवीज आती हैं और ऐसे प्रैक्टिस करती हैं जैसे हम कोई वॉर पे जा रहे हैं। तो कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, कैसे किस चीजों को टैकल करेंगे, वो सब कुछ एक साथ देखा जाता है। तो इस तरीके से आपके मालाबार एक्सरसाइज फेमस है। सेकंड, ओवरऑल थर्ड है। सेकंड 2 सालों में लगातार है, पिछले साल भी आए थे, पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, पिछले साल भी आपके ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, इस साल फिर किया। तो 2 साल लगातार की है। इससे पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ये पहली बारी तब बनने लगी थी क्वाड, पर तब ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया था एक एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि चाइना ने बहुत दबाव बनाया था आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि तुम इसका हिस्सा नहीं बनोगे। तो ऑस्ट्रेलिया एक बार पीछे हट गया था, पर ऑस्ट्रेलिया लगातार अब चाइना से बहुत ज्यादा तंग है, इस कारण अब ऑस्ट्रेलिया भी इसके साथ जुड़ गया। और ये कर भी कहाँ रहे हैं? कोस्ट ऑफ गुआम। गुआम आपका फिर से यही पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे गुआम है, ये रहा। ठीक है, तो ये जगह देख रहे हो, ये रहा चाइना, ये रहा गुआम। तो ये सारे एरिया में एक्सरसाइज करेंगे। गुआम वैसे एक मिलिट्री बेस भी है, अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहां पे पूरा। ठीक है, तो उसके आसपास पूरी एक्सरसाइजेस करेंगे। प्लस गुआम एक चीज के लिए बदनाम भी है, कभी अगर सुनाओ,
दुनिया भर के जितने अमेरिका टेररिस्ट पकड़ के रखता है ना, उन सबको, हाँ, ग्वाटेनामा बे लेके जाता है, वो यहाँ गुआम से ही आगे बढ़ता है। तो गुआम वहां का कंट्रोलिंग स्टेशन है, ग्वाटेमाला इसी की आगे जाके बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहां समुंदर के बीचों बीच रखा होता है, ना कोई रेस्क्यू कर सकता है, कोई भागेगा तो आसपास सिर्फ समुंदर ही समुंदर है। तो इस कारण सारे टेररिस्ट पकड़ के, जिन्हें सस्पेक्टेड, कई ऐसे लोग भी है वहां पे जिनके ऊपर कोई टेररिज्म का चार्ज भी नहीं है, वो तब भी वहां पड़े हुए हैं, तो इस कारण ये बदनाम है। ठीक है, तो ये थे आपके करंट अफेयर्स।